हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आप लोगों का यूजीसी नेट का जो फॉर्म है वो भी आ गया और आप लोगों ने भर भी लिया होगा। अब आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं है, तो अब आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को रिवीजन करना पड़ेगा। तो आज जो हमारा यूनिट 2 का क्लास है, आज यूनिट 2 का ये लास्ट क्लास है। अब फिर इसके बाद हम लोग यूनिट 3 शुरू करेंगे और आपको पता होगा कि यूनिट 3 में आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, ठीक है। तो मैं उसके ट्रिक्स और टिप्स जो है वो बता दूंगी। तो यूनिट 3 का ओनली एक क्लास होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यूनिट 4 की ओर चलेंगे। तो चलिए, आज देखते हैं हम लोग संगोष्ठी या विचार गोष्ठी, जिसे कि आप लोग सेमिनार कहते हैं, क्या होता है। देखिए, लास्ट क्लास में भी मैंने शायद समझाया था कि जो सेमिनार होता है, आप लोगों में से बहुत से लोग मास्टर्स कर रहे होंगे या फिर कॉलेज में भी बहुत से लोगों ने ये चीज़ देखा होगा कि सेमिनार होता है जिसमें कि आपको टीचर जो है वे ये एक टॉपिक देते हैं और फिर आपको प्रोजेक्टर हो गया या ब्लैक बोर्ड हो गया, उस पर उस टॉपिक को है जो समझाना होता है। बच्चे आपसे क्वेश्चंस करेंगे, टीचर उस टॉपिक पे आपसे क्वेश्चंस करते हैं, आपको उसका आंसर देना होता है। हालांकि जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है उसमें सेमिनार क्या होता है ये हम अभी देखेंगे, ठीक है। लिखा है संगोष्ठी। सेमिनार को कहते हैं संगोष्ठी। संगोष्ठी ऐसी प्रक्रिया है जो शोधकर्ताओं के चिंतन स्तर को सुषुप्त अवस्था से जागृत अवस्था की ओर लाती है। इसके द्वारा मनुष्य की उच्च क्रिया शक्तियों का पोषण किया जाता है तथा उसे चिंतन की नई दिशा की ओर उन्मुख किया जाता है। इसे चिंतन की अंतः प्रक्रिया भी कहते हैं। इसमें सामूहिक परिचर्चा करके विषय के जटिल पक्षों की सरल व्याख्या की जाती है। संगोष्ठी में प्रतिभाग करने वाले सभी सदस्यों को अपने विचारों को रखने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि इसमें बेसिकली क्या होता है, जो लोग सेमिनार में पार्टिसिपेट करते हैं वो लोग ब्लैक बोर्ड पे या प्रोजेक्टर पे अपने विचारों को प्रकट करते हैं। और बेसिकली बोला जाए कि ये लोग चिंतन स्तर के जो सुषुप्त अवस्था है उसको जागृत करने के लिए बहुत सी बातें करते हैं, बहुत सी चीज़ें समझाते हैं। मान लीजिए कोई भी ऐसा जटिल विषय है उसको आसान भाषा में बच्चों को समझाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, सेमिनार कहते हैं। सेमिनार जो है उसका प्रोसेस क्या है, देखिए लिखा है कि संगोष्ठी हेतु किसी प्रकरण या विषय का चयन किया जाता है। ये मैंने आपको समझा दिया है। संगोष्ठी का प्रकरण पूर्व नियोजित होता है। उसके बाद प्रकरण प्रपत्र तैयार करने वाला व्यक्ति वक्ता कहलाता है। फिर प्रकरण की प्रमुख विषय वस्तु सभी को पहले ही बता दी जाती है, जिससे कि संप्रेषण और विषय वस्तु के स्वरूप को समझने में सहायता मिलती है। फिर विभिन्न संस्थाओं से व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है। फिर उसके बाद देखिए, संगोष्ठी के कार्य संचालन के लिए सहभागियों में से ही अध्यक्ष का चयन किया जाता है। उसके बाद है संचालन प्रक्रिया, अध्यक्ष निर्धारित करता है। उसके बाद है परिचर्चा में अध्यक्ष की अनुमति से सभी वक्ता अपने अपने विचार रखते हैं। फिर देखिए, प्रकरण प्रस्तुत करने के पश्चात अध्यक्ष जो है वो प्रश्न प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान करता है। ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप लोग अपना सेमिनार प्रस्तुत करेंगे, उसके पश्चात क्या होता है कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। फिर देखिए, उसके बाद अध्यक्ष अपने विचार को प्रस्तुत करता है। संगोष्ठी की कार्य प्रणाली, परिचर्चा, प्रमुख अवयव तत्वों का आलेख तैयार किया जाता है। यहाँ पर दिया है संगोष्ठी के उद्देश्य, यानी सेमिनार का बेसिकली कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो क्या उद्देश्य होता है आइए जानते हैं। सबसे पहले है ज्ञानात्मक उद्देश्य, जैसे कि कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। देखिए, सबसे पहला हो जाएगा शोधकर्ता में विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन संबंधी योग्यताओं का विकास करना। मान लीजिए जो शोध करता है, यानी जो शोध कर रहा है, ठीक है, जिसकी प्रस्तुतिकरण है सेमिनार की, बेसिकली उसमें विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन संबंधी गुणों का विकास होता है। फिर उसके बाद है शोधकर्ता में निरीक्षण तथा अनुभवों की प्रस्तुतिकरण की क्षमताओं का विकास होता है। फिर है आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक क्षमताओं का विकास होता है। फिर है किसी प्रकरण की समस्याओं को दूर करना, साथ ही उसके प्रति संवेदनशीलता का विकास करना। फिर उसके बाद देखिए भावात्मक उद्देश्य, जैसे कि अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो शोधकर्ता होता है उसमें भावात्मक स्थिरता का विकास करना होता है। फिर है अन्य शोधकर्ताओं के शोध परिणामों एवं उपागमों की प्रशंसा करना और उसे उत्प्रेरित करना। जैसे देखिए, हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो कहीं ना कहीं एक मन में कहीं ना कहीं एक क्या होता है, उत्तेजना उत्पन्न होती है और अच्छे कार्य करने की। तो यही कह रहा है यहाँ पे। फिर है अन्य शोधकर्ताओं के विरोधी विचारों, निष्कर्षों, दृष्टिकोणों के प्रति सहनशीलता की भावना को विकसित करना। फिर है साथ ही शोधकर्ताओं के प्रति सम्मान की भावना का विकास करना।
फिर देखिए संगोष्ठी के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेमिनार तो 4 प्रकार की होती है, याद रखिएगा। समटाइम्स क्या होता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट में मान लीजिए लिख दिया कि संगोष्ठी के 3 प्रकार होते हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि संगोष्ठी के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। पहला हो जाएगा लघु संगोष्ठी, जैसे नाम से स्पष्ट है कि जो मिनी सेमिनार हो जाएगा वो बेसिकली कक्षा में किसी विषय पर चर्चा करने के लिए आयोजित संगोष्ठी को मिनी सेमिनार कहते हैं, जैसे कि जो कॉलेज और स्कूल में होता है। फिर देखिए मुख्य या बड़ी संगोष्ठी, जो सेमिनार किसी संस्था या विभाग के स्तर पर आयोजित किया जाता है और बेसिकली उस संस्था या विभाग के सभी लोग उसमें मौजूद होते हैं, उसको बोलते हैं बेसिकली मेन सेमिनार। अब देखिए राष्ट्रीय संगोष्ठी क्या होता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर किसी संगठन द्वारा आयोजित संगोष्ठी को राष्ट्रीय संगोष्ठी कहते हैं। फिर है अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, इंटरनेशनल सेमिनार, ऐसी संगोष्ठियां जिनका आयोजन यूनेस्को एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा किया जाता है उसे अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है संगोष्ठी के आयोजन में घटक तत्वों की भूमिका। सबसे पहला हो जाएगा व्यवस्थापक यानी ऑर्गेनाइजर, यानी कि जो संगोष्ठी को क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, संगोष्ठी को जो ऑर्गेनाइज करेगा उसे कहेंगे व्यवस्थापक। संगोष्ठी की कार्य योजना तैयार करना इसका कार्य होगा, विषय तय करना इसका कार्य होगा, विषय के कुछ भागों को अलग अलग वक्ताओं को आवंटित करना इसका कार्य होगा, विषयानुरूप वक्ता तय करना भी व्यवस्थापक का ही कार्य होगा। अब देखिए अध्यक्ष के बारे में जानते हैं। देखिए जो अध्यक्ष है वो पूरे कार्यक्रम को निर्देशित करता है, साथ ही संगोष्ठी के विषय पर चर्चा करता है। फिर है वक्ता, जिसे स्पीकर कहेंगे। वक्ता यानी कि जो कि प्रस्तुत कर रहा है अपना सेमिनार। जैसे देखिए विषय को अच्छी तरह से तैयार करके उसकी प्रतिलिपि सभी प्रतिभागियों को देना, जिससे संप्रेषण और विषय वस्तु के स्वरूप को समझने में सहायता मिलती है। विषय संबंधी प्रश्नों को परिभाषित करने के लिए तैयार रहना। अब देखिए प्रतिभागी, पार्टिसिपेंट्स हो जाएगा। प्रतिभागी आपस में अच्छी तरह से परिचित हो, वक्ता के प्रदर्शन की प्रशंसा करनी चाहिए, प्रतिभागी को प्रश्न रखने एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। फिर है संगोष्ठी में 25 से 30 प्रतिभागी होने चाहिए। अब देखिए संगोष्ठी की विशेषताएं, ये हो जाएगा एडवांटेजेस ऑफ सेमिनार। सबसे पहला हो जाएगा उच्च चिंतन का विकास होना, स्वतंत्र विचारों को प्रोत्साहन मिलना, सामाजिक एवं भावात्मक गुणों का विकास करना, स्वाभाविक अधिगम प्रक्रिया का विकास होता है, प्रस्तुतिकरण एवं तर्क की क्षमताओं का विकास होता है, वाद विवाद संबंधी कौशल का विकास होता है, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है, आलोचनात्मक चिंतन प्रक्रिया का विकास होता है। अब देखिए संगोष्ठी की क्या क्या लिमिटेशंस हैं यानी सीमाएं हैं। तो संगोष्ठी या सेमिनार को विषय वस्तु की सभी सामग्रियों पर व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद है संगोष्ठी तकनीक का जो उपयोग है वो शिक्षा के सभी स्तरों में भी नहीं किया जा सकता है। जैसे कि देखिए बेसिकली वन साइज इज नॉट फिट फॉर ऑल, ये वाला आप लोगों ने सुना होगा। तो मतलब कि बेसिकली कोई भी एक चीज़ सभी चीज़ों में फिट नहीं हो सकती, तो यही यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए भी जो है संगोष्ठी या सेमिनार वो उपयोगी नहीं है। जैसे देखिए संगोष्ठी एवं कार्यशाला, कार्यशाला को क्या कहते हैं, वर्कशॉप। वर्कशॉप में क्या डिफरेंस है, तो देखिए संगोष्ठी एवं कार्यशाला शिक्षण, तकनीक, विधि, उच्चतर शिक्षा से जुड़ी हुई है। इन दोनों का एकमात्र लक्ष्य क्या है, अनुसंधानकर्ता या शोधकर्ता को उसके अनुसंधान क्षेत्र में सहायता करना। देखिए संगोष्ठी एवं कार्यशाला में विभेद क्या है। सबसे पहले तो संगोष्ठी की जो सामान्यतः समय सीमा होती है वो 90 से लेकर 3 घंटे तक की अवधि की होती है, जबकि जो वर्कशॉप है वो दीर्घ अवधि की होती है, जो 3 दिनों से लेकर 10 दिनों तक चलती है। याद रखिएगा संगोष्ठी जो है उसकी समय अवधि कम है, कार्यशाला यानी वर्कशॉप की जो समय अवधि है वो ज़्यादा है। संगोष्ठी में सैद्धांतिक निर्माण होता है, याद रखिएगा संगोष्ठी यानी सेमिनार में सैद्धांतिक निर्माण होता है, जबकि जो कार्यशाला वर्कशॉप होता है उसमें संगोष्ठी के सभी तत्व शामिल होते हैं, कार्यशाला एक व्यावहारिक प्रयोग होता है। संगोष्ठी में विषय पूर्व नियोजित होता है, साथ ही विषय के संबंध में प्रतिभागियों को पहले ही संक्षेप में बता देते हैं। फिर देखिए संगोष्ठी को आमतौर पर 10 से 50 व्यक्तियों के समूह के लिए आयोजित किया जाता है। संगोष्ठी में यह जो संख्या है वो 100 से ऊपर भी जा सकती है। यदि 100 के ऊपर प्रतिभागियों की संख्या है तो यदि 100 के ऊपर प्रतिभागियों की संख्या है तो सेमिनार को सफल माना जाता है। अब देखिए कार्यशाला में भी विषय पूर्व नियोजित होता है, यानी विषय क्या होता है पहले से डिसाइड होता है, लेकिन
विषय के बारे में कार्यशाला में भाग ले रहे प्रतिभागियों को कुछ नहीं पता होता है। जो लोग भाग लेते हैं उनको कुछ भी नहीं पता होता है। फिर है कार्यशाला में प्रतिभागियों की संख्या जो है वो सीमित होती है, इसलिए वक्ता या व्याख्याता के साथ निजी बातचीत इसमें संभव होता है। अब देखिए, आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस भी सुना होगा, सम्मेलन जिसे कहते हैं। सम्मेलन एक औपचारिक बैठक को संदर्भित करता है, यानी फॉर्मल बैठक को संदर्भित करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जो कॉन्फ्रेंस है वो हम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं कर सकते, फैमिली के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। ये किसके साथ होता है? मान लीजिए कार्यालय में या फिर बेसिकली मंत्रालय में, ये सारी जगह पर क्या होता है? सम्मेलन होता है, कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ लिखा है, जहाँ प्रतिभागी जो होते हैं विभिन्न विषयों पर सूचनाओं एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसके द्वारा सदस्य या प्रतिभागी अपनी व्यक्तिगत या सामूहिक समस्याओं पर विचार प्रकट करते हैं। यह एक बड़े प्रकार की जो समूह की सभा होती है, जहां सदस्य जो है वो आपस में विचारों का आदान प्रदान एवं अपने ज्ञान का संग्रहण करते हैं। प्रतिभागियों के समूह के द्वारा सम्मेलन के उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली को समूह के वरिष्ठ व्यक्ति या नेता के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। अब देखिए लिखा है, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अधिगम के लिए एक महत्वपूर्ण विधि है शोधकर्ता, जिसे कि अनुसंधानकर्ता भी कहते हैं, यानी कि जो शोध कर रहा है उसे बोलते हैं शोधकर्ता। शोधकर्ता इसके द्वारा अनुसंधान के क्षेत्र में संज्ञानात्मक यानी कि ज्ञानात्मक, जिसे कॉग्निटिव कहते हैं, एवं भावनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। सम्मेलन के द्वारा विचारों और मुद्दों की व्यापक रेंज को संभव बनाया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि सम्मेलन के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, सम्मेलन के प्रकार तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्षेत्रीय सम्मेलन, जो कि क्षेत्रीय स्तर पर हो। राष्ट्रीय सम्मेलन, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर हो। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जो कि बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए, सम्मेलन के क्या क्या लाभ होते हैं, तो याद रखिए, सम्मेलन से विशेषज्ञ और प्रभावशाली व्यक्तियों से संवाद का अवसर प्राप्त होता है। सम्मेलन से कार्य करने के नए तरीकों और कौशल का विकास होता है, ऑब्वियस सी बात है। फिर है समान विचारधारा वाले लोगों से मिलने व बातचीत करने का अवसर मिलता है। उसके पश्चात संयम, धैर्य, कार्यकुशलता, सहनशीलता जैसे गुणों का विकास होता है। फिर अनुसंधान संबंधी समस्याओं के प्रत्येक पक्ष का स्पष्ट निरूपण होता है। फिर है सहयोगात्मक भावना के द्वारा समस्या समाधान की क्षमताओं का विकास होता है। परिसंवाद, परिसंवाद जिसे कि बेसिकली बोल सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं इसका जो अर्थ होता है वो होता है बौद्धिक मनोरंजन, और अंग्रेजी में से क्या कहते हैं? सिंपोजियम कहते हैं, और इसका अर्थ होता है बौद्धिक मनोरंजन। परिसंवाद का अर्थ होता है, देखिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में किसी भी बात या विषय आदि के संबंध में होने वाले तर्क संगत या विचारपूर्ण वाद विवाद को परिसंवाद कहा जाता है। परिसंवाद के द्वारा कोई व्यक्ति सामूहिक स्थिति में किस प्रकार दूसरों से विचारों का आदान प्रदान कर पाता है, इसी क्षमता को इसमें आंका जाता है। परिसंवाद सामूहिक निर्णय लेने की एक ऐसी सर्वोत्तम तकनीक होती है जिससे कि अधिकांशतः लोग निर्णय के पक्ष में मतदान करते हैं। फिर देखिए, परिसंवाद की प्रक्रिया का मुख्य ध्येय किसी भी समस्या के विभिन्न पक्षों को स्पष्ट रूप से समझना होता है। इसमें वक्ताओं और श्रोताओं में संगोष्ठी की तरह प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं होती, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अंतः प्रक्रियाएं होती है। प्रबंधन संस्थानों एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरियों की तलाश कर रहे व्यक्तियों की संप्रेषणशीलता यानी कम्युनिकेशन स्किल के परीक्षण के लिए परिसंवाद एक सफल एवं सशक्त माध्यम है। अब देखिए, परिसंवाद के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिंपोजियम। तत्कालिक समस्या के विभिन्न पक्षों की जानकारी एवं उन्हें पहचानने की क्षमताओं का विकास करना। फिर अनुसंधान प्रकरण के बिंदुओं को पहचान कर उसे बोधगम्य बनाना। उसके पश्चात है अनुसंधानकर्ताओं को सहभागिता के अवसर प्रदान करना। अनुसंधान यानी कि शोध की क्षेत्र संबंधी समस्याओं के समाधान एवं स्पष्टीकरण संबंधी अवसर को प्रदान करना। अब देखिए, परिसंवाद की क्या क्या विशेषताएं होती है, तो ये जो मतलब कि जो परिसंवाद होता है वो किसी एक विषय या फिर समस्या के विभिन्न पक्षों की व्यापक समझ को प्रस्तुत करता है। फिर श्रोताओं की समस्या के बारे में फैसला लेने का अवसर प्रदान करता है। जो उच्च कक्षाओं में विशिष्ट विषय और समस्याओं के लिए उपयोग किया जाता है। समायोजन, सहयोग एवं सहनशीलता के मूल्यों का निर्माण करता है। संश्लेषण एवं मूल्यांकन संबंधी योग्यताओं का विकास करता है। देखिए, जो परिसंवाद होता है वो बेसिकली 2 प्रकार का होता है। पहला
प्रथम प्रकार के समूह समन्वयक द्वारा शोधकर्ताओं को एक विषय दिया जाता है। शोधकर्ता या अभ्यर्थियों से निर्धारित अवधि तक परिचर्चा करने को कहा जाता है। फिर है दूसरे प्रकार में समूह को व्यक्ति अध्ययन यानी केस स्टडी की स्थिति की जो है वो प्रतिलिपि प्रदान की जाती है और शोधकर्ता या अभ्यर्थियों को 3 या 4 मिनट का समय उसे पढ़ने एवं समझने के लिए दिया जाता है। तत्पश्चात समूह को दिए हुए व्यक्ति अध्ययन के आधार पर प्रश्नों की चर्चा होती है। देखिए, अनुसंधान डिग्री समिति क्या होती है? तो विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज के द्वारा गठित अनुसंधान डिग्री समिति कोर्स वर्क में सफल होने वाले उम्मीदवारों को ही पीएचडी में पंजीकृत होने के लिए अनुमोदन प्रदान करती है। देखिए, जो शोध प्रबंध लेखन है, बेसिकली शोध प्रबंध लेखन एक ऐसी विधा है जो शोध के संपूर्ण तथ्यों को एकत्रित, संकलित एवं सुसंगठित करती है। यह लेखन किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान कोश की अवधारणा को सरल शब्दों में स्पष्ट करके अन्य शोधकर्ताओं का अनावश्यक समय नष्ट होने से बचाता है। उद्देश्य के अनुकूल शोध प्रबंध को अन्य नामों जैसे कि शोध निबंध अथवा लेख विवरण आदि के नाम से जाना जाता है। एक अच्छे शोध प्रबंध लेखन में निरंतरता, स्पष्ट और अच्छा सारांश, संदर्भों की सावधानी पूर्वक जांच एवं विराम चिन्ह में कमी होनी चाहिए। शोध प्रबंध से अनुसंधान की पद्धति का विस्तृत विवरण अपेक्षित होता है। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि शोध प्रबंध लेखन का वर्गीकरण। तो प्रथम भाग जिसे कि फंडामेंटल पार्ट कहते हैं, उसमें कौन कौन से प्रेफरेंसेस हैं? तो देखिए, सबसे पहले हो जाएगा मुख्य पृष्ठ जिसे टाइटल पेज कहते हैं, फिर अनुमोदन पत्र, फिर विषय वस्तु की सारणी होती है, उसके पश्चात प्राकथन होता है, तालिका सूची होती है, ग्राफ चित्र तालिका होता है, उसके पश्चात क्या होता है? कंक्लूजन होता है जिसे कि निष्कर्ष कहते हैं। फिर देखिए, द्वितीय भाग में क्या होता है? शोध प्रबंध का प्रमुख भाग। मेन बॉडी में क्या होता है? भूमिका, इंट्रोडक्शन होता है, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण होता है, शोध अभिकल्प होता है, प्रदत्त विश्लेषण एवं विवेचना होता है, शोध उपलब्धियां, निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण होता है। फिर उसके बाद देखिए, तृतीय भाग में क्या होता है? तो संदर्भ ग्रंथ एवं सूची एवं अनुक्रमणिका। संदर्भ ग्रंथ सूची लिखना आवश्यक होता है, परिशिष्ट और अनुक्रमणिका जिसे कि हम क्या कहते हैं? इंडेक्स कहते हैं। देखिए, प्राथमिकताएं क्या होती हैं? तो प्राथमिकताएं सर्वप्रथम शोध प्रबंध की संपूर्ण आधारभूत रूपरेखा तैयार करती हैं जो इसके आकार प्रकार को व्यवस्थित करती है। इस प्रकार इसे संपूर्ण शोध की मेन बॉडी या मुख्य भाग के विभिन्न पृष्ठांक पर व्यवस्थित किया जाता है। उसके बाद है मुख्य पृष्ठ जिसे कि कहते हैं टाइटल पेज। तो प्राथमिकताओं की सूची में सर्वप्रथम शोध प्रबंध का मुख्य पृष्ठ जो है वो सम्मिलित किया जाता है। किसी भी शोध प्रबंध का मुख्य पृष्ठ उसके संपूर्ण स्वरूप की रूपरेखा को प्रस्तुत करता है। तो देखिए, यहाँ लिखा है शोध प्रबंध का शीर्षक, विद्यालय का यहाँ पर नाम होगा, विश्वविद्यालय का नाम होगा, यूनिवर्सिटी का, फिर उपाधि जिसकी प्राप्ति हेतु शोध प्रबंध प्रस्तुत किया जाना हो, फिर वर्ष, शोध पर्यवेक्षक, शोधकर्ता और विभाग का नाम। अब देखिए, अनुमोदन पत्र यानी कि अप्रूवल लेटर क्या होता है? तो इसमें बेसिकली देखिए लिखा है, विश्वविद्यालयों में अनुमोदन पत्र के द्वारा पर्यवेक्षक, विभागाध्यक्ष अथवा परामर्शदात्री समिति अंतिम रूप से इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि शोधार्थी ने उक्त उपाधि के संदर्भ में अनिवार्य अर्हताओं को पूर्ण किया है। अतः यह कह सकते हैं कि जो अनुमोदन पत्र है वो शोध के मापदंड को व्यवस्थित रूप से क्रियान्वित करने के लिए एक आवश्यक कदम है। अब हम लोग पढ़ेंगे विषय वस्तु सारणी। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि इस भाग में शोध प्रबंध के सभी मुख्य अध्यायों तथा इसके अंतर्गत आने वाले शीर्षक, उपशीर्षक। देखिए, याद रखिएगा कि बेसिकली जो विषय वस्तु सारणी होता है, बेसिकली उसमें क्या होता है ना कि इसके अंतर्गत आने वाले जो शीर्षक होते हैं, उपशीर्षक होते हैं, प्रमुख तथ्यों को इसमें प्रस्तुत किया जाता है और साथ ही इनके सम्मुख पृष्ठ संख्या का भी वर्णन किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रीफेस जिसे कहते हैं प्राकथन। देखिए, जो प्राकथन होता है, शोधकर्ता जब शोध प्रबंध को प्रस्तुत करता है तो विशिष्ट प्रसंगों, महत्वपूर्ण स्रोतों, जटिलताओं, अनुभूतियों एवं मूल्यों का वर्णन उसमें करता है। जाहिर सी बात है, जिन्हें कि उसने क्या किया है, अपने शोध कार्य के साथ अनुभव किया है, उन सबको वो प्रस्तुत करता है। मूलतः इसमें विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं, परिवारजनों, विश्वविद्यालय से संबद्ध कर्मचारी वर्गों के प्रति आभार प्रस्तुत किया जाता है। अब देखिए, तालिका सूची। तो इस भाग में पाठ सूची के स्थान पर तालिका सूची को अंकित करना होता है और फिर तालिका सूची में विभिन्न अध्यायों के अंतर्गत आने वाली तालिकाओं को उनके उपयुक्त क्रमांक के साथ अंकित किया जाता है। तालिका सूची शोध प्रबंध की संपूर्ण तालिकाओं का रिकॉर्ड प्रस्तुत करता है। देखिए, उसके पश्चात हो जाएगा आकृति या ग्राफ एवं चित्र तालिका। तो ये बेसिकली निष्कर्ष एवं डिजाइन आदि को व्यक्त करने के लिए यूज में आता है। अब हम लोग देखेंगे निष्कर्ष या फिर सारांश।
तो ज़ाहिर-सी बात है शोधकर्ता जो है वो कहीं न कहीं निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए बहुत स बोलते हैं ना बहुत सारे कहीं न कहीं कुछ उद्देश्य होता है, कुछ निष्कर्ष हम लोगों को फाइंड करना होता है, इसके लिए हम लोग शोध करते हैं। तो अंत में क्या आ जाएगा हमारा शोध आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे शोध प्रबंध का प्रमुख यानी कि प्रमुख भाग कौन-कौन सा है मेन बॉडी। सबसे पहले हो जाएगा भूमिका इंट्रोडक्शन। तो शोध प्रबंध का महत्वपूर्ण अध्याय जो कि संपूर्ण अध्ययन संबंधी विवरण को प्रस्तुत करता है। सबसे पहले देखिए इसमें लिखा है कि इस अध्याय के अंतर्गत समस्या की उत्पत्ति, प्रकृति, उपादेयता, आवश्यकता के साथ-साथ परिकल्पनाएं, अध्ययन की विधि का भी उल्लेख रहता है जिसमें निम्नलिखित तत्व होते हैं। पहला तो समस्या की कौन सी प्रकृति है एवं उसकी आवश्यकता क्या है वह जानना होता है। फिर समस्या का परिभाषीकरण करना होता है। फिर उसके बाद समस्याओं की परिकल्पनाएं, उसके पश्चात है समस्या की उपादेयता, समस्या का परिसीमन, समस्या का महत्व, समस्या संबंधी सर्वेक्षण कार्य, उसके बाद मौलिक मान्यताएं और संदर्भ का मीमांसात्मक रूपरेखा। अब देखते हैं संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण। देखिए यहाँ पे लिखा है संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण में कि यह शोध प्रबंध का द्वितीय महत्वपूर्ण अध्याय होता है। इसमें शोध प्रबंध का आधार बिंदु भी इसे कहा जाता है। याद रखिएगा कि जो साहित्य का हम सर्वेक्षण करते हैं उसे शोध प्रबंध का आधार बिंदु भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, ठीक है। लिखा है क्योंकि यह समस्या का चयन एवं उपकरण चयन, परिकल्पना निर्माण, अध्ययन अभिकल्प, समस्या परिभाषीकरण एवं परिसीमन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह एक निष्कर्ष पर आधारित खंड है जो कि शोधार्थी को ज्ञात से अज्ञात मार्ग की समस्याओं के समाधान का अवसर प्रदान करता है। अब देखिए शोध अभिकल्प। शोध अभिकल्प में हो जाएगा इस अध्याय में शोध को संगठित एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न करने की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है जिससे शोधकर्ता अपने अध्ययन हेतु चयन की गई समस्या का समुचित ढंग से विश्लेषण करके उससे प्राप्त परिणाम एवं निष्कर्षों को सामान्यीकृत कर सके। शोध अभिकल्प में निम्नलिखित तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है। पहला हो जाएगा प्रदत्त फलांकन विधि, फिर है न्यायदर्श चयन, उसके बाद है प्रायोगिक अभिकल्प, उसके पश्चात है उपकरण चयन और सांख्यिकीय विधियां। देखिए प्रदत्त विश्लेषण और विवेचन में क्या होता है, तो इस तरह के अध्याय में उपयुक्त एवं निश्चित स्थानों पर विश्लेषित सामग्री का ग्राफों एवं चित्रों की सहायता से प्रदर्शन किया जाता है। क्योंकि शोधकर्ता का बेसिकली सांख्यिकी ज्ञान जितना बेहतर होगा, प्रदत्तों का विश्लेषण, प्रदत्तों मतलब क्या होता है डेटा या आंकड़े, ठीक है, आंकड़ों का विश्लेषण उतना ही ज्यादा स्पष्ट होगा। अब देखिए सुझाव एवं संस्तुति में क्या होगा कि प्रत्येक शोधकर्ता शोध कार्य में आने वाली समस्याओं को दूर करने हेतु कुछ न कुछ सुझाव देता है। साथ ही नवीन शोधकर्ताओं के लिए एक नई शोध समस्याओं की भी संस्तुति करता है। सुझाव एवं संस्तुति का मुख्य उद्देश्य जो है वो भविष्य में होने वाली शोध कार्य हेतु नवीन शोधकर्ताओं को ऊर्जा प्रदान करना होता है। अब देखिए संदर्भ ग्रंथ सूची एवं अनुक्रमणिका। इसके तहत क्या होता है, संदर्भ ग्रंथ सूची के अंतर्गत जहाँ जहाँ से हम लोगों ने हेल्प लिया है ये शोध प्रबंध बनाने के लिए, जैसे कि पुस्तकों का हेल्प लिया होगा, पत्र पत्रिकाओं का हेल्प लिया होगा, शोध पत्र का, ये सबको क्या करना होता है एक जगह पर सूची में लिखना होता है। अब देखिए प्रायः शोधकर्ता अपने अनुसंधान में 2 प्रकार की साक्ष्य सामग्री का उपयोग करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए साक्ष्य सामग्री में आ जाएगा पहला प्राथमिक स्रोत, दूसरा द्वितीयक या गौड़ स्रोत। तो प्राथमिक स्रोत में हमारा आ जाएगा मूल पुस्तकें, इंटरनेट, शोध पत्र, मैनुअल्स, पांडुलिपियां, शोध प्रबंध एवं मूल लेख। और द्वितीयक में हो जाएगा ईयर बुक्स, संपादित ग्रंथ, अन्य ग्रंथ, अनुवादित पुस्तकें और एब्स्ट्रैक्ट्स और इंसाइक्लोपीडिया। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज में कि इसमें से निम्नलिखित में से प्राथमिक स्रोत कौन से हैं और निम्नलिखित में से द्वितीयक स्रोत कौन से हैं। ये क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से क्या करेंगे एक बार देख लेंगे। अब देखिए आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें कि हम लोग अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे यूनिट 2 से रिलेटेड, जो कि आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का पेपर है। तो अब चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।